The topic of today is role of light and photosynthesis. Photosynthesis has four requirements, in which we are going to study the first one. And the first one is sunlight. तो हमारा जो आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 on bioenergetics. So let's start. What is the role of light and then what is the role of light in photosynthesis? ये दो अलग टर्म्स हैं. पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि about 40%, almost about 40% लाइट जो है that enters our atmosphere reach the earth surface. जितनी लाइट सन से आती है वो तमाम के तमाम अर्थ तक नहीं पहुंचती, उसमें सिर्फ 40% पहुंचती है, 60% रिपेल की जाती है. ये डेंजरस वेव्स होती हैं, रिपेल बाय ओजोन. ये ओजोन की ड्यूटी है कि इसमें से हाईली एनर्जेटिक अल्ट्रा वायलेट रेज को वापस किया जाए और वो जमीन तक ना पहुंचे. इसके बाद क्या है जी, our atmosphere reach the surface. Not all the visible light falling the leaves is absorbed. Only 1% is absorbed and the rest of light is reflected or transmitted. Dear students, पहले तो 40% अर्थ तक आ गई. अब उस 40% में ओनली 1% प्लांट्स तक पहुंचती है और प्लांट उसको एब्जॉर्ब करती है. आप खुद सोचें, पहले 100 में से फॉर एग्जांपल ये सन है, यहां से जो लाइट आ रही है ये अर्थ है, तो यहां पे पहुंच रही है आउट ऑफ 100% ओनली 40%. और फिर इसमें से हम कोई प्लांट कंसिडर कर लें, दे एब्जॉर्ब ओनली 1%. इस 1% लाइट से पूरी दुनिया में फोटोसिंथेसिस हो रही है. अब हम क्या कहते हैं कि ओनली 1% इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिंथेसिस ऑफ शुगर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीडेड लाइट एनर्जी. जब तक सनलाइट ना हो तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तब तक फूड सिंथेसाइज नहीं हो सकता, तब तक ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती. दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम रोल ऑफ लाइट एंड फोटोसिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. कैसे डिस्कस करते हैं, ये चीज पहले समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन. डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एक लाइन लगाई है फ्रॉम हियर टू हियर. दिस इज द टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट. सनलाइट से जो सन से जो लाइट आ रही है, सनलाइट, उसकी वेवलेंथ है जो 0 नैनोमीटर से स्टार्ट है और 1400 नैनोमीटर तक है. दिस इज द टोटल स्पेक्ट्रम विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 नैनोमीटर टू 1400. इसमें 390 तक हम एक पोर्शन बनाते हैं. फ्रॉम 0 नैनोमीटर अप टू 390 ये हमने एक सेक्शन बना लिया और इसका नाम हमने रखा अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज. फिर 390 से लेकर फ्रॉम 390 अप टू 760 नैनोमीटर ये हमने दूसरा पोर्शन बनाया जो हम इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज विजिबल लाइट. दिस इज विजिबल लाइट.
आखिरी पोर्शन जो 760 के बाद है और एंड तक है, द लास्ट पोर्शन दिस वन फ्रॉम 760 अप टू द एंड, इसको हमने नाम दिया इंफ्रारेड, IR। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अभी इंटर हुए। हमने सनलाइट के टोटल स्पेक्ट्रम को लिया। टोटल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम 0 नैनोमीटर टू 1400 नैनोमीटर। ये टोटल सनलाइट की स्पेक्ट्रम है फ्रॉम 0 टू 1400। उसमें से हमने 3 पोर्शन बनाए। फर्स्ट पोर्शन फ्रॉम 0 टू 390, इसको हमने कहा यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। सेकेंड पोर्शन 390 टू 760 विजिबल लाइट, और 760 से लेकर आखिर तक 1400 तक इसको हमने कहा इंफ्रारेड। आप लोगों ने फिजिक्स में एक रूल पढ़ा है कि जब वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो एनर्जी हाई होती है। अब आप में से कौन बताएगा यूवी लाइट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? हाईएस्ट एनर्जी कौन से पोर्शन की होगी? अल्ट्रावायलेट। गुड। रीजन ये कि इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, दैट इज फ्रॉम 0 नैनोमीटर टू 390, सबसे कम वेवलेंथ है। मीडियम वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ। ये हमने नीचे अलग करके भी दिखाए हैं ताकि आपको आसानी हो। फ्रॉम 0 टू 390 इस पोर्शन का नाम है यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो कि 0 से लेकर 390 वाला पोर्शन है। फिर 390 के बाद अप टू 760 इस पोर्शन का नाम रखा विजिबल लाइट। 760 के बाद आखिर तक 1400 तक इसका नाम रखा IR। अब इन तीनों पोर्शन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम आते हैं अल्ट्रावायलेट की तरफ। दिस इज अल्ट्रावायलेट विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 390। तो हम लिखेंगे कि यूवी लाइट की पहली कैरेक्टर ये है कि इट हैज लोवेस्ट वेवलेंथ। पूरे स्पेक्ट्रम में तीनों पोर्शंस में इनकी वेवलेंथ सबसे कम है क्योंकि स्टार्ट इसी से है 0 टू 390। अब अगर इनकी वेवलेंथ सबसे लोवेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो आप कह सकते हैं कि इट हैज हाईएस्ट एनर्जी। इनका एनर्जी लेवल भी हाईएस्ट होगा। अगर इनकी एनर्जी हाईएस्ट है तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ना, इट हैज, गुड, वेरी गुड, इट हैज हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, इनमें कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर सकती है, डैमेज कर सकती है, खत्म कर सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। दैट्स वाई क्लोरोफिल का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लांट का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लोरोफिल को पता है कि अगर यूवी लाइट मुझ पे पड़ गई है तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। इट इज डेंजरस क्योंकि इट कैन ऑक्सीडाइज क्लोरोफिल। ये तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेगा, क्लोरोफिल के सारे इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लेगा और उनको निकाल लेगा। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल डैमेज हो जाएगा, सब कुछ खत्म। तो इसको हम कहते हैं कि यूवी लाइट इज डेंजरस फॉर प्लांट। पहले तो उसको जमीन पे नहीं आने देते, अगर जमीन पे आ भी जाए
तो उसको क्लोरोफिल तक जाने नहीं देते, उसको रोका जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में यूवी लाइट का कोई रोल नहीं है। हम क्या कहते हैं कि नॉन विजिबल और अल्ट्रावायलेट और शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, इट इज वेरी डेंजरस टू द सेल बिकॉज इट कैन ब्रेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्प्लिट डाउन कर सकते हैं, तबाह बर्बाद कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इट डज नॉट हैव रोल इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट इसको मुंह नहीं लगाता। इट हैज नो रोल इन फोटोसिंथेसिस, नो रोल इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया। आखिरी पोर्शन इंफ्रारेड जो हमने डिस्कस किया था, ये आखिरी पोर्शन था। आपको याद आ जाएगा कि ये लास्ट पोर्शन था फ्रॉम 760 टू 1400। ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। हम लिख सकेंगे कि IR इंफ्रारेड, इसका पहला कैरेक्टर ये है कि दे हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर इनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इनका एनर्जी लेवल क्या होगा, कौन बता सकता है? एनर्जी लेवल विल बी लोवेस्ट एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी कम है तो पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। वेरी गुड। लोवेस्ट पेनिट्रेशन, ये पहले तो जमीन तक नहीं पहुंचती। अगर जमीन तक पहुंच जाए प्लांट्स के अंदर नहीं जा सकती। अगर क्लोरोफिल में पहुंच जाए, क्लोरोफिल के अंदर चली भी जाए तो इसकी एनर्जी बड़ी लो होती है। इट कैन नॉट इनिशिएट फोटोसिंथेसिस। इसका भी कोई रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में। इट कैन नॉट इनिशिएट फोटोसिंथेसिस। दैट इज यूजलेस फॉर प्लांट्स। पहले तो इतनी लो एनर्जी है कि ये अर्थ तक नहीं आ सकती। अगर अर्थ तक आ जाए तो प्लांट के लीव्स के अंदर पेनिट्रेशन नहीं कर सकती, पेनिट्रेशन पावर नहीं है। अगर हो भी जाए, फर्ज करें क्लोरोफिल तक पहुंच भी जाए किसी तरीके से, तो वहां कोई रोल प्ले नहीं कर सकती। इसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो स्टार्ट कर सके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो हम लिखते हैं कि दोज लाइट एनर्जी having longer wavelength than 760 nanometer, they are not reached to the earth surface, simply called short distance wavelength. ये थोड़े से डिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं, थोड़े से दूर जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं जा सकते। तो हम कहते हैं कि IR infrared is also useless for plant. हम दोबारा बैक पे जाते हैं और देखते हैं कि टोटल स्पेक्ट्रम को हमने 3 में डिवाइड किया था। टोटल स्पेक्ट्रम को हमने 3 में डिवाइड किया था। दिस वाज द फर्स्ट वन। अभी हमने पढ़ लिया कि ये साइड भी प्लांट के लिए यूजलेस है क्योंकि ये डेंजरस है। ये साइड भी प्लांट के लिए यूजलेस है क्योंकि इसकी एनर्जी बड़ी स्लो है, बड़ी लो है। मेन रोल किसका है? मेन रोल विजिबल लाइट का है। मेन रोल विजिबल लाइट का है। तो हम आते हैं टुवर्ड्स द विजिबल लाइट। नाउ दिस इज द विजिबल लाइट एंड विजिबल लाइट स्टार्ट फ्रॉम 390 टू 760। ये ऐसी लाइट है कि जिसकी वेवलेंथ भी मॉडरेट है, एनर्जी भी मॉडरेट, न प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती है और न ही क्लोरोफिल को ऑक्सीडाइज कर सकती है और इनिशिएट कर सकती है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को भी। तो हर लिहाज से यूजफुल है। यानी एतदाल, इस्लाम एतदाल का दीन है। तो ये एतदाल पसंद लाइट है, विजिबल लाइट।
390 to 760। अब हम कहते हैं कि visible light that ranges from 390 नैनोमीटर to 760 नैनोमीटर। अब हम विजिबल लाइट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब ये फुल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट नहीं है खुदा के बंदो, ये सिर्फ विजिबल लाइट है जो 390 से स्टार्ट है और 760 पे खत्म है। ये विजिबल लाइट है जो 390 से 760 नैनोमीटर तक है और ये यूजफुल लाइट है। दिस इज यूजफुल लाइट। 390 से यहां पे वायलेट ब्लू कलर होता है क्योंकि ये विजिबल है, कलर यहां से स्टार्ट है वायलेट ब्लू, और आखिर में रेड कलर होता है, दिस इज रेड। इसलिए 760 के बाद वालों को हमने इंफ्रारेड कहा और 390 से इस तरफ वालों को हमने अल्ट्रा वायलेट कहा। ये वायलेट ब्लू से शुरू है 7 कलर्स और आखिर में रेड पे खत्म है। अब क्या प्लांट विजिबल लाइट फुल एब्जॉर्ब करता है? इसका आंसर भी नो है। यहां पे फिर सब डिवीजन है फ्रॉम 390 टू 460, ये एक पोर्शन है। 500 टू 600 ये दूसरा पोर्शन है। और 630 टू 700 ये तीसरा पोर्शन है। दिस इज पोर्शन 1, दिस इज पोर्शन नंबर 2 एंड दिस इज पोर्शन नंबर 3। विजिबल लाइट भी फिर फर्दर क्लासिफाई है फ्रॉम 390 टू 460, ये एक सेक्शन हो गया। 500 टू 600 ये दूसरा सेक्शन हो गया और 630 टू 700 ये तीसरा सेक्शन हो गया। ये वो एरियाज हैं जिनको प्लांट एब्जॉर्ब करता है और बाकी पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं होते, बीच के एरियाज खाली रह जाते हैं। अब ये जो फर्स्ट पोर्शन है जो 390 से 460 तक है, इसको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। हम यहां लिखेंगे 390 टू 460, हम कहेंगे कि मेजर पोर्शन इज, यहां पे मेजर रोल क्लोरोफिल ए का है। CHLA का मतलब है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल के डिफरेंट टाइप्स हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यहां पे जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें मेजर रोल क्लोरोफिल ए का है और माइनर रोल क्लोरोफिल बी का है। CHL का मतलब होता है क्लोरोफिल। तो हम इसलिए इस फर्स्ट पोर्शन को क्लोरोफिल ए स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब ये वो स्पेक्ट्रम है जिसको क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स दिस पोर्शन। सनलाइट की इस पोर्शन को क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करते हैं। हम इस वजह से इसको क्लोरोफिल ए स्पेक्ट्रम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स वायलेट ब्लू लाइट। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स विच लाइट? वायलेट ब्लू लाइट। इसके बिल्कुल अपोजिट यहां पे आ जाएं, 630 टू 700 नैनोमीटर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विजिबल लाइट का आखिरी पोर्शन जहां पे रेड कलर मौजूद है। तो यहां पे मेजर रोल क्लोरोफिल बी का है। क्लोरोफिल बी इस पोर्शन में सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है और यहां पे
माइनर रोल क्लोरोफिल ए का है। इस वजह से इस पोर्शन को हम क्लोरोफिल बी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स रेड लाइट, और रेड पोर्शन ऑफ लाइट, रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट is absorbed by mainly chlorophyll B and minor part is absorbed by chlorophyll A, while violet blue or blue color is mainly absorbed by chlorophyll A and minor portion is absorbed by chlorophyll B. So the spectrum from 390 to 460 is actually chlorophyll A spectrum, and 630 to 700 is chlorophyll B spectrum. बीच में 500 to 600 रह गया। अब इसके लिए कोई क्लोरोफिल नहीं होता। दिस इज एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनाइड्स which are also photosynthetic pigments. ये कैरोटिनाइड्स एब्जॉर्ब करती हैं। कैरोटिनाइड्स आर हेल्पर और एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ये लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन लाइट को कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू मैकेनिकल और केमिकल एनर्जी। ये बिल्कुल कैरोटिनाइड की एग्जांपल ऐसे ले लें जिसे आप लोगों ने मोबाइल के लिए खरीदा होता है, वो बैंक, चार्जिंग बैंक। अब चार्जिंग बैंक को आप बैटरी की जगह नहीं लगा सकते, लेकिन चार्जिंग बैंक से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो चार्जर बैंक स्टोर कर सकते हैं चार्ज को, लेकिन मोबाइल ऑन करने में रोल प्ले नहीं कर सकता। तो कैरोटिनाइड्स ऐसी पिगमेंट्स होती हैं जो सनलाइट तो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, लेकिन उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकती और ना ही फूड में स्टोर कर सकती है, सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकती है बस। तो ये पोर्शन एब्जॉर्ब करती है 500 to 600, एब्जॉर्ब बाय कैरोटिनाइड्स। 4 कलर के कैरोटिनाइड्स पॉसिबल हैं। आप याद रखें, ब्रोइन, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, 4 कलर के कैरोटिनाइड्स हो सकते हैं जो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। कैरोटिनाइड्स और क्लोरोफिल पे एक अलग टॉपिक होगा। सिर्फ इतना याद रखें कि पूरी लाइट कभी भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करती, उसमें से अल्ट्रावायलेट को रिमूव किया जाता है, इंफ्रारेड को रिमूव किया जाता है, विजिबल को सामने रखा जाता है। विजिबल में 390 to 460, 500 to 600, 730 to 700 ये पोर्शन उठाए जाते हैं और जेब में रखे जाते हैं प्लांट। बाकी पोर्शन रिपेल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन लाइट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन कलर, उसको रिपेल किया जाता है। अभी हम आगे जाके देखते हैं कि होता क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है जी? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनाइड्स सब जो एब्जॉर्प्शन करते हैं इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हर वो पार्ट जो प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, चाहे वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं या कैरोटिनाइड एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो लाइट का पोर्शन एब्जॉर्ब होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें अल्ट्रावायलेट नहीं आता, इसमें इंफ्रारेड नहीं आता, इसमें सिर्फ 390 to 460 वाली बात है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन कौन है? इसमें 390 to 460 वाली लाइट है, इसमें 500 to 600 वाली बात है, इसमें 630 to 700 वाली बात है। इनको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। चाहे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कोई भी हो, लेकिन वो विजिबल लाइट में से जो जो एरिया कवर करती है, जो जो एरिया एब्जॉर्ब करती है, उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देयर आर different photosynthetic pigments in plants and each one absorb
different wavelengths of light, energy of visible spectrum. प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट हो सकती है, जिस तरह हमने पढ़ लिया, क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्लोरोफिल सी हो सकता है, क्लोरोफिल डी हो सकता है, क्लोरोफिल ई हो सकता है, क्लोरोफिल बैक्टीरिया क्लोरोफिल हो सकता है, ए और बी हो सकते हैं, ए और सी हो सकते हैं, ए और डी हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं। तो इन सब की कलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। वो लाइट का पोर्शन जो प्लांट के काम आएगा उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। जरूरी नहीं है कि जो एब्जॉर्ब हो गया तमाम का तमाम यूज हो फूड में, नहीं, कुछ जाया भी हो सकता है, कोई वेस्ट भी हो सकता है। जिस तरह कैरोटिनॉइड एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन देना पड़ता है क्लोरोफिल को, वो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक और टर्म भी है, देखें ये एक्सप्लेनेशन है। देखिए क्लोरोफिल ए अलग लाइट एब्जॉर्ब करती है। कौन सी लाइट? ग्रीन लाइट। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट। कौन सा स्पेक्ट्रम? 392, 460। और कलर क्या है? ब्लू और वायलेट ब्लू, ब्लू और वायलेट ब्लू। चलिए जी, ये ग्रीन लाइट है और इसका 390 to 460 ब्लू लाइट इसका कलर है, वायलेट ब्लू अपने याद रखना है। फिर वही बात है जो रिवाइज हो गई है कि कैरोटिनॉइड्स भी एब्जॉर्ब करते हैं 500 to 600, और ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये ब्राउन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, डिफरेंट कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। इसी तरह क्लोरोफिल बी रेड कलर को एब्जॉर्ब करती है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रेड है, और उसका जो स्पेक्ट्रम है वो 630 to 700 है। हर एक की अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज को वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए कर सकते हैं? आपका आंसर यस है या नो? क्या फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए कर सकते हैं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना, मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कर सकते हैं, दोनों मेन पिगमेंट हैं। कैरोटिनॉइड्स लाइट तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो हम एक और टर्म यूज करते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन किस किस पे होगा? तो एक्शन रेड और ब्लू पे होगा, ब्लू एंड रेड। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पे होगा। ये लाइट एब्जॉर्ब होगी, इसको रेड या ब्लू में कन्वर्ट की जाएगी और फिर उससे काम चलाया जाएगा। ब्राउन लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट अगर एब्जॉर्ब हो भी जाए तो ये आपके फोटोसिंथेसिस को नहीं चला सकते, इनको क्लोरोफिल ए को देना पड़ेगा और वो इससे फिर काम चलाएगा। ये आपका वो पावर बैंक है, इसको आपको लिंक करना पड़ेगा बैटरी के साथ, खुद ये कुछ नहीं कर सकते। तो हम उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम मीन क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम जिसपे सिर्फ एब्जॉर्प्शन नहीं होती बल्कि फोटोसिंथेसिस भी होती है। जब दोनों काम होते हों तो उनको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम इज अ मेजर ऑफ effectiveness of light of various wavelength. Effectiveness means the output of absorbed light energy. वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाए और आपको कोई आउटपुट भी दे, वो आउटपुट क्या है? आपको फोटोसिंथेसिस दे। आउटपुट क्या है? आपको ग्लूकोज दे। आउटपुट क्या है? आपको ऑक्सीजन दे। जिस लाइट में आपको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो हम कहते हैं कि इसका एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा है। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, सबसे ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट का है, क्लोरोफिल ए के लाइट का। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए के अंदर होती है।
तो हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी आर नॉट टोटली यूज इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज बट मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। जरूरी नहीं है कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है सब के सब ट्रैप हो जाए, सब के सब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, सब के सब ग्लूकोज में स्टोर हो जाए। बहुत सारी एनर्जी जाया भी होती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का वो पोर्शन जो ग्लूकोज बनाए, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, जो कोई रिजल्ट दे, कोई आउटपुट दे, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिस पे एक्शन हो, फोटोसिंथेसिस हो। द यूज्ड अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक शुगर इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। एनर्जी की वो अमाउंट जो यूज हो गई है किस चीज में, शुगर ग्लूकोज को बनाने में, उसको आप एक्शन स्पेक्ट्रम कहोगे। जो एब्जॉर्ब हो गई है वो अलग है, 100 किलो जूल एब्जॉर्ब हुई होगी, वो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम है। लेकिन ग्लूकोज में सिर्फ 20 यूज हो गई है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ 20 है, ये बाकी 80 जाया हो गई है। इसी तरह हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए which is main chlorophyll because it absorbs its own light energy used in photosynthesis, and also the accessory pigment provide energy is used in photosynthesis to make sugar। सबसे ज्यादा काम क्लोरोफिल ए करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए अपनी लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उससे भी फूड बना सकते हैं, और जो लाइट कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब करते हैं उनसे भी लाइट लेते हैं और उनको भी फूड में यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे ज्यादा रोल क्लोरोफिल ए का है, इसलिए हम कहते हैं कि क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, और हमने नाम भी इसलिए उसका क्लोरोफिल ए रखा है क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा करता है। खुद भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, और कैरोटीनॉइड की तरफ भी देख रहे हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उससे ले लेके ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज कर रहे हैं। तो अपनी ओन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट कैरोटीनॉइड्स दोनों को यूज कर रहे हैं, दस हैविंग हाईएस्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे हाईएस्ट एक्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए की है। और अगर कलर में पूछ लें तो आपने पूछना है, आपने आंसर करना है ब्लू लाइट। ऐसा होल दोनों है, ब्लू प्लस रेड, लेकिन अगर इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो आपने ब्लू को सेलेक्ट करना है। यू हैव टू सेलेक्ट द ब्लू वन। Action spectrum of any pigment should be measured by measuring produced by byproduct oxygen। आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? आप दो चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है ब्लू लाइट पे, तो हमें पता चलता है कि ब्लू लाइट पे सबसे तेज फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसलिए तो ऑक्सीजन प्लांट से फिर ज्यादा इवॉल्व होता है। और प्लांट को एक्सपोज करें ब्लू लाइट, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिमूव होगा, रेड लाइट उससे कम, ग्रीन लाइट नो ऑक्सीजन। मोर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन हाई विल बी द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एंड वाइस वर्सा। जब ऑक्सीजन ज्यादा पैदा होगी तो आप समझ जाएं कि एक्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम इस पोर्शन पे है। दिस वॉज ऑल अबाउट द ओनली द रोल ऑफ सनलाइट। देन वी विल डिस्कस द रोल ऑफ, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड नेक्स्ट टॉपिक। कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 इज द क्लोरोफिल ए स्पेक्ट्रम इज डैश। कौन बता सकते हैं कौन सी रेंज क्लोरोफिल ए में आती है? बताइए, शाबाश। ए इज द रेंज ऑफ क्लोरोफिल ए। हमने पढ़ लिया कि रेंज 390 to 460 है, तो ये उसका इंटरनल रेंज है, तो हम इसको क्लोरोफिल ए स्पेक्ट्रम कहेंगे। डे इज प्रेजेंट ऑफ टोटल सोलर एनर्जी रीच टू द अर्थ सरफेस। टोटल एनर्जी में कितनी एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है? आपका एमसीक्यूज, कितने % लाइट जमीन तक पहुंचती है? एनीवन?
40%. Very good, शाबाश. You are right. The range of violet blue wavelength, वही violet blue की बात है. ये कौन सी wavelength है जी? दूसरे तरीके से पूछा है. This is the wavelength of chlorophyll A. The range of red wavelength of visible spectrum is, red light का जो spectrum है वो end में है, and that is 630 to 700 nanometer. Next MCQs. This was all about the role of sunlight in photosynthesis. Hope so. इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा. Thank you so much. Allah Hafiz.